Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of ancient history South India. दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं एंड इन दिस सेगमेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वकाटका डायनेस्टी। वकाटक वंश आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत में। तो सबसे पहले देखिए वकाटक वंश आएगा कैसे, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए जब आप मौर्य उत्तर काल में आएंगे यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड में आएंगे तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में रहेंगे सातवाहन। ठीक है, और सातवाहन को रिप्लेस करके वहीं पे महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो क्षेत्र है वहीं पे आ जाएंगे वकाटक। मौर्योत्तर पीरियड के बाद की कहानी वकाटकों की कहानी है। वैसे हमने जब दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो हमने संगम एज से शुरू किया था, डीप साउथ में। संगम एज में हमने पढ़ा था चेर, पांडे और चोलों को। ठीक है, तो इनका जो पीरियड है ये 300 बीसी से लेकर इनका भी जो समय है आपको ये आपको 300 बीसी से शुरू होता है। और बेसिकली क्या है कि ये जब आप इधर कृष्णा रिवर के नॉर्थ में पूरे भारत में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जब पहले मौर्यंस और फिर जब बाद में पोस्ट मौर्यन एक्टिव थे तो यहाँ संगम डायनेस्टी चल रहा था, चेर, पांडे और चोलों का। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था अब तक। आज हमारा टॉपिक है वकाटक और वकाटकों को समझने के पहले हम एक बार सीक्वेंस बनाएंगे और फिर हम वकाटकों तक पहुंचेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में यहां पर होंगे सातवाहन। ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सातवाहन, और सातवाहनों के बाद यहीं पे आप देखेंगे आ जाएंगे वकाटक। ठीक है, तो ये अभी हम समझेंगे, इसको अभी हम समझेंगे। मैं बता रहा हूं अभी आपको एक सीक्वेंस हम देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर हमने एंशिएंट हिस्ट्री को देखा तो एंशिएंट हिस्ट्री को एक बार सीक्वेंस जरूर देखें आप। तो एंशिएंट हिस्ट्री को जब देखा तो सबसे पहले हमने स्टोन एज पढ़ा, उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हमने वैदिक पीरियड पढ़ा 2 पार्ट में, और वैदिक पीरियड जब हमने पढ़ लिया तो वैदिक पीरियड के बाद हम आ गए थे 6th सेंचुरी बीसी में। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में, और यहीं पर हमने देखा 16 महाजनपदों का जो उदय देखा, और 16 महाजनपदों में हमने मगध को सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभरते हुए देखा। यहां पर मगध था। ठीक है, और यहीं पे देखेंगे कि सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में मगध उभरता है, इमर्ज करता है, और मगध अपने आप में कई बड़े महाजनपदों को समेट लेता है। और फिर यहीं पे मगध में कई डायनेस्टीज आपको देखने के लिए मिलेगी। हरियंका डायनेस्टी, आपको उसके बाद आपको शिशुनाग डायनेस्टी, फिर आपको वहीं पे नंद डायनेस्टी मिलेगी। ठीक है, नंद डायनेस्टी के ही शासक को हराकर जो धनानंद या घनानंद उनका नाम था, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेंगे और पहली बार भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य देखने के लिए मिलेगा। देखिए पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद की कहानी है आपको वकाटकों की। मैं इसीलिए एक सीक्वेंस में आपको ले जा रहा हूं। आप देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी में ही आपको बुद्ध और बुद्धिज्म और जैनिज्म भी देखने के लिए मिल रहा है। यहीं पर सेकेंड अर्बेनाइजेशन का फेज है, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये फर्स्ट अर्बेनाइजेशन का फेज है। फर्स्ट अर्बेनाइजेशन सिंधु नदी के किनारे, सेकेंड अर्बेनाइजेशन गंगा नदी के आसपास शुरू होती है। ठीक है, तो ये आपको गंगा नदी के सहारे शुरू होगी आपको सेकेंड अर्बेनाइजेशन। फर्स्ट अर्बेनाइजेशन फेज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु और उसके आसपास की नदियों, उसकी सहायक नदियों के साथ। और आप देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज ये गंगा नदी के सहारे ये शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहीं पे देखते हैं एक ईरानी इन्वेजन 516 बीसी में, और फिर हम देखते हैं एक ग्रीक इन्वेजन 326 बीसी में। ईरानी इन्वेजन 516 बीसी में दारा प्रथम का होता है, डेरियस फर्स्ट का, जबकि ग्रीक इन्वेजन सिकंदर करता है 326 बीसी में। सिकंदर यहां पर ब्यास नदी, उस समय धनानंद या घनानंद का शासन है। जब सिकंदर का आक्रमण होता है, नंद वंश का घनानंद शासन कर रहा है इस नॉर्थ इंडिया में, और यहीं पे जब सिकंदर व्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा, वापस लौटना पड़ेगा। ठीक है, ये 326 बीसी की कहानी होगी। और फिर 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य
मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। ये यहां तक आपका सीक्वेंस बन गया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, फिर मौर्य साम्राज्य जब टूटता है, ठीक है, 185 बीसी में। देखिए, सिकंदर के बाद हमने मौर्य साम्राज्य को देखा और उसके बाद हमने पोस्ट मौर्यंस को देखा। पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मौर्यन। तो ये सीक्वेंस चल रहा है, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है, उसके बाद ईरानी इन्वेजन, फिर ग्रीक इन्वेजन, फिर मौर्यंस और फिर पोस्ट मौर्यंस। अब पोस्ट मौर्यंस की कहानी जो होगी, ये पोस्ट मौर्यंस के बाद की जो कहानी होगी ये वाकाटकों की कहानी होगी, क्योंकि पोस्ट मौर्यंस में यहां पे सातवाहन देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए, जब आप पोस्ट मौर्यंस देखते हैं तो आपने पोस्ट मौर्यंस में यानी कि मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ फॉरेनर्स को देखते हैं। भारत में कुछ फॉरेन पावर्स आएंगी यहां पर और कुछ देशी ताकतें भी होंगी, फॉरेनर्स और कुछ यहां पर इंडिजिनस मतलब नेटिव आप रख लें, भारतीय ताकत, नेटिव या इंडियंस आप कह सकते हैं। फॉरेनर्स और नेटिव यानी विदेशी, यहां पे कुछ विदेशी ताकतें आएंगी, ठीक है, और कुछ ये नेटिव यानी कि देशी कह सकते हैं या भारतीय कह सकते हैं। तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप मौर्यंस को तो देख रहे हैं कि अखिल भारतीय साम्राज्य है। जब ये बिखरता है 185 बीसी में, 185 बीसी के आसपास इनका बिखराव शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कुछ फॉरेन पावर्स ये नॉर्थ वेस्ट से और मध्य एशिया से, नॉर्थ वेस्ट से आएंगे यानी मध्य एशिया से ये आ रहे हैं। अफगानिस्तान के सारे ऊपर वाला जो पार्ट है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये मध्य एशिया है इसके ऊपर। तो मध्य एशिया से एंट्री होती है, ठीक है, कुछ ताकतों की। यहां से आपको इंडो ग्रीक जो कि यहां पर है, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से ये इंडो ग्रीक है, ठीक है, ये इंडो ग्रीक इन करेंगे सबसे पहले, मौर्यों के सक्सेसर के रूप में, मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में। उसके बाद आएंगे शक, वो भी मध्य एशिया से भारत में आएंगे। फिर उसके बाद आएंगे पहलव, ठीक है, पहलव जो है वो देखिए ये है ईरान और ये पाकिस्तान से, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ये ईरान का पार्ट है। तो ये जो नॉर्दर्न ईरान होता है, यही नॉर्दर्न ईरान से आते हैं पर्थियंस, ठीक है, फॉरेन ताकत के रूप में पर्थियंस, या इन्हें हम पहलव भी कहते हैं। पल्लव और पहलव दोनों में अंतर है, पल्लव यहां होंगे, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो ये आपको आएंगे पर्थियंस जो कि नॉर्दर्न ईरान के में रहते थे। ये ईरान है, देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगा हुआ है, ये ईरान है। तो ये आपको यहीं से आ जाएंगे कौन, पहलव या पर्थियंस, और फाइनली कुषाण आते हैं। तो ये फॉरेन ताकत है, ताकत है, हाँ, फॉरेन इन्वेडर्स हैं जो कि भारत में आते हैं और अपनी सत्ता स्थापित करते हैं मौर्यों के बाद, मौर्योत्तर काल में, ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड में, जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहीं पर ये देखिए जो भारतीय, यहां पर भारतीय वंश जो उभर कर आते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले आएगा शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करेगा और यहां पर ये शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। यहीं पे आप देखेंगे कि शुंग को रिप्लेस करके कण्व आ जाएंगे, ठीक है। और फिर दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में पोस्ट मौर्यन पीरियड में आप देखेंगे कि ये जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, ये इस महाराष्ट्र वाले इलाके में आ जाता है कौन, आ जाते हैं सातवाहन। सातवाहन, ये सातवाहन आ जाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि यहीं पर जहां पर सातवाहन हैं, यहीं पे आ जाएंगे वाकाटका। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि पोस्ट मौर्यन पीरियड है, ठीक है। यहां पर देखिए पोस्ट मौर्यन पीरियड है और पोस्ट मौर्यन पीरियड में सबसे पहले यहां पर हैं कौन, वाकाटका, सातवाहन। सातवाहन ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, सातवाहनों के बाद ही यहीं पे आते हैं वाकाटक, ठीक है। वाकाटक आ जाएंगे, या वाकाटक भी लिख सकते हैं आप, कहीं वाकाटक कहीं वाकाटक लिखा हुआ मिलेगा। इसी जगह पे देखिए सातवाहन महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, वहीं पे वाकाटक आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा अगर आप कर्नाटका वाला क्षेत्र भी इसमें मिला लेते हैं, अगर थोड़ा सा आप कर्नाटका का भी क्षेत्र इसमें मिला लीजिए, तो जब आप कर्नाटका का क्षेत्र भी मिला लेंगे तो यहीं पे कौन आ जाएगा
कर्नाटका वाले क्षेत्र को जब मिला लेंगे तो इस पूरे क्षेत्र पे, यहीं पे ही समझाने के लिए बता रहा हूं, पढ़ना तो हमें यही है ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे। तो यहीं पे फिर आ जाएंगे वाकाटक के बाद चालुक्य, ठीक है, चालुक्य आ जाएंगे कहां के, वातापी के, ठीक है। फिर यहीं पे देखिए ये मैं मिटा रहा हूं, नहीं ये नहीं, मैं नहीं मिटा सकता, यहीं पे आ जाएंगे चालुक्य वातापी के। फिर इसी जगह पे वातापी के चालुक्य की जगह पे आपको आ जाएंगे राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूट, ठीक है। और राष्ट्रकूट के बाद यहीं पे आपको आ जाएंगे चालुक्य, किसके, वातापी या वादामी कुछ भी कह सकते हैं। यहां पे चालुक्य आएंगे कल्याणी के, थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख दूं, ठीक है। यहीं पे आ जाएंगे चालुक्य कहां के, कल्याणी के, कल्याणी के, ठीक है। यहीं पे कल्याणी के चालुक्य आ जाएंगे। तो इट मींस कि सबसे पहले यहां पर मौर्योत्तर काल में यहां पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सातवाहन है, उसके बाद यहीं पे वाकाटक आते हैं। फिर थोड़ा सा कर्नाटका वाला जब क्षेत्र आ जाएगा इनके पास, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका को लिए हुए वातापी के चालुक्य आ जाएंगे। देखिए ये जो चालुक्य वातापी के हैं, वातापी या बादामी खुद ही कर्नाटक में पड़ता है, इसलिए कर्नाटक तो आ ही जाएगा इसमें। फिर वातापी के चालुक्यों की जगह लेंगे राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के बाद यहीं पे आ जाएंगे कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य। तो ये आपको ध्यान देना हो। इसका मतलब पहले हम सातवाहन को देख चुके हैं, वाकाटक पढ़ेंगे, फिर चालुक्यों को पढ़ेंगे वातापी के, फिर राष्ट्रकूटों को, और फिर यहीं पे हम कल्याणी के चालुक्यों को पढ़ेंगे। बेसिकली सातवाहन जो हैं ये सातवाहनों के सामंत हैं वाकाटक, वाकाटकों के सामंत वातापी के चालुक्य हो जाएंगे, इनके सामंत ये हो जाएंगे और इनके सामंत ये हो जाएंगे, यानी ये सारे फ्यूडेटरी हैं, हाँ, अपने पहले आने वाले वंश के फ्यूडेटरी हैं, ठीक है। देखिए ये जो है इसका सामंत है राष्ट्रकूट का, राष्ट्रकूट वातापी के चालुक्यों का सामंत, वातापी के चालुक्य वाकाटकों का सामंत, और वाकाटक सातवाहनों का सामंत। तो ये आपको एक सीक्वेंस बना के रखना है। इधर से भी देखिए सातवाहनों के सामंत वाकाटक, वाकाटकों के सामंत वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य के जो सामंत होंगे या फ्यूडेटरी होंगे राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूटों के सामंत चालुक्य होंगे। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। फिर इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पल्लव वंश आएगा, आपको साउदर्न आंध्रा और तमिलनाडु का क्षेत्र लिए हुए, ठीक है। यहां पे पल्लव आ जाएंगे, पल्लव, और फिर यहीं पे थोड़ा सा और तमिलनाडु का क्षेत्र बढ़ जाएगा तो यहीं पे आ जाएंगे मेडियाइवल चोला, चोल आ जाएंगे, इंपेरियल चोला, मेडिएवल चोल पल्लवों का जगह लेंगे, ठीक है। तो मेडिएवल हम लोग एक संगम एज में एक चोल पढ़े हैं, और फिर जो कि एंशियंट हिस्ट्री का है, यहां पर चेर, पांडे और चोलों को पढ़ा। फिर एक चोल को हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा संगम एज में, और फिर हम मेडाइवल पीरियड में एक चोल को पढ़ेंगे। ये चोल क्या कर, जब संगम एज में थे तो ये चोल जो थे ये बिल्कुल खत्म हो गए थे, सामंत बन गए थे, और फिर ये चोल उभर कर आएंगे मेडिएवल पीरियड में, तो इनको भी हम देखेंगे। अब यहां समझने वाली बात है कि देखिए ये वातापी के चालुक्य, ठीक है, वातापी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों के पैरेलल ये पल्लव है, ये और ये पैरेलल है। देखिए कौन कौन से, पल्लव और वातापी और राष्ट्रकूट, ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल शक्तियां। उसी तरह जब यहां पे चोल आ जाएंगे तो चालुक्य और चोल ये पैरेलल शक्तियां हो जाएंगी। देखिए ऐसे ये पैरेलल है, चोल और कल्याणी के चालुक्य पैरेलल है, उसी तरह से वातापी के चालुक्य और राष्ट्रकूट जो हैं ये देखिए यहां पे मैंने राष्ट्रकूट और ये कैसे मैंने कहा है, हाँ, ये वातापी के चालुक्य और राष्ट्रकूट, देखिए ये दोनों हैं, ये दोनों जो हैं ये पल्लवों के पैरेलल हो जाएंगे, ये चोल जो हैं चालुक्यों के पैरेलल हो जाएंगे। तो आपको ये जानना चाहिए कि पैरेलल शक्तियां कौन कौन सी हैं। हमें पढ़ना है वाकाटकों को, ठीक है, सातवाहन
के बाद यहां पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आ जाएंगे वकाटक, तो इन्हें ही पढ़ना है। हमने बस एक सीक्वेंस आपको इसलिए बताया है ताकि, और ये मैं बार बार बताता रहूंगा जब भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका एक सीक्वेंस बना रहे यहां पर। तो यहां पर आपको ये समझना होगा। देखिए, अगर आपको ना भी समझ में आया होगा तो एक बार मैं फिर बता दूं कि ये चालुक्य और राष्ट्रकूटाज, ठीक है, ये चालुक्य और चालुक्य वातापी वाले और ये राष्ट्रकूट, इनके पैरेलल हैं पल्लव, इन दोनों के पैरेलल हैं पल्लव, ठीक है ना, इन दोनों के, और चोलों के पैरेलल हो जाएंगे कल्याणी के, चालुक्य। तो अभी हमें पढ़ना है वकाटक, और वकाटकों ने पोस्ट मौर्यन पीरियड में वकाटकों की जगह पे कौन था, सातवाहन, और सातवाहनों की जगह पे आ जाते हैं वकाटक। अब यहां से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं वकाटक वंश का। देखिए यहां पर क्या है, वकाटक डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं, या वकाटक डायनेस्टी, ये आपको लगभग जो समय है 250 टू 550 एडी का, एग्जैक्ट मत रखिएगा, थोड़ा बहुत का फर्क आपको मिल सकता है। मैंने यहां पर लिख दिया है फ्यूडेटरी हैं सातवाहनों के, ठीक है, सतावाहना या सातवाहन, इनके फ्यूडेटरी यानी कि इनके सामंत हैं। अभी अभी मैंने आपको दिखा भी दिया कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में यहां पर सातवाहन है, और यहीं पे इन्हीं को रिप्लेस करते हैं कौन, वकाटक। इनका जो टेरिटरी है या जो क्षेत्र है वो विदर्भ वाला, बेसिकली बरार विदर्भ का क्षेत्र है महाराष्ट्र में। इनकी जो राजधानियां थी, दो राजधानियां, प्रारंभिक राजधानी नंदीवर्धन, याद रखिएगा, और बाद वाली राजधानी प्रवरपुर। और मैं बार बार बताते रहता हूं, जब भी आपको पूछता है राजधानी, हाँ, किसी भी वंश का, तो बाद वाला, अगर सिर्फ राजधानी पूछता है तो बाद वाला का, अगर आपसे पूछता है कि इनकी राजधानी कहां थी और दोनों ऑप्शन में है और सिर्फ राजधानी पूछता है तो बाद वाला आप रखेंगे। लेकिन अगर उसी में पूछ देता है कि प्रारंभिक राजधानी, तब आप नंदीवर्धन कहेंगे। लेकिन केवल राजधानी पूछता है, हाँ, और ये दोनों भी ऑप्शन में है, तब भी आप बाद वाला लगाएंगे, जब तक ना पूछे। क्योंकि देखिए मैं बार बार बताते रहता हूं, कोई पूछे कि भारत की राजधानी क्या है तो आप दिल्ली बताएंगे, कभी कलकत्ता भी तो थी अंग्रेजों के समय में, तो पहले वाला थोड़े बताएंगे, आज वाला बताएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सातवाहनों के बारे में हम कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण थे और विष्णु वृद्धि गोत्र इनका कहा जाता था। अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इनकी राजधानियां कहां थी, ठीक है, और इनका क्षेत्र कहां था, ये विदर्भ और बरार वाला क्षेत्र शुरुआती दौर में, आप देखेंगे बाद में तो घटता बढ़ता रहता है टेरिटरी, ठीक है। अब अजंता के कुछ केव्स हैं, 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर, इनका कंस्ट्रक्शन या निर्माण जो है वकाटकों के समय हुआ था। तो ये आप ध्यान देंगे कि कौन कौन सा नंबर है, केव की संख्या याद रखेंगे, गुफाओं की संख्या, केव मतलब गुफा, ठीक है। तो गुफाओं की 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफा है उनका निर्माण वकाटकों के समय हुआ था। तो ये आप ध्यान देंगे। यही से आपको पता चल जा रहा है कि वकाटक जो थे वो सातवाहनों के सामंत थे, ठीक है। अब आइए इधर कुछ रूलर्स को देखते हैं, हाँ, जो शासक हैं। यहां बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, लेकिन मैं आपको एक सीक्वेंस देता हुआ चलता हूं। तो यहां पर विंध्य शक्ति है सबसे पहले रूलर, तो ये फाउंडर है, संस्थापक है। संस्थापकों को हमेशा आपको इसलिए याद रखना है कि कई बार ये सुमेल वैसे तो दे ही देगा, और कई बार विभिन्न वंशों के संस्थापकों को मैच करने के लिए, एक तरफ वंश या डायनेस्टी और दूसरी तरफ उसके फाउंडर या संस्थापक, कहेगा सुमेलित करें यानी मैच करें। तो विंध्य शक्ति जो है वो फाउंडर है, ठीक है। प्रवरसेन प्रथम, इसके बारे में दो बातें, एक तो सम्राट की टाइटिल, इसने उपाधि ली थी सम्राट। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ इसने 4 कराए थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे मैंने लिख दिया है कई बार, आप ध्यान दीजिए, कई बार पूछ दिया गया है एग्जाम में, कि वकाटक वंश का या वकाटका डायनेस्टी का कौन सा ऐसा शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे ये इसको याद रखिएगा, प्रवरसेन प्रथम या प्रवरसेन फर्स्ट, इसने एक वाजपेयी यज्ञ भी किया था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है। उसके बाद हमें रुद्रसेन फर्स्ट और सेकंड के बारे में, रुद्रसेन फर्स्ट और पृथ्वीसेन फर्स्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अगला शासक प्रवरसेन सेकंड, देखिए प्रवरसेन फर्स्ट को थोड़ा देखा, प्रवरसेन सेकंड को देखते हैं, ठीक है। ये था, देखिए नंदीवर्धन
से ये राजधानी ले जाता है प्रवरपुर। देखिए यहां पर राजधानी यानी कैपिटल, पहले नंदीवर्धन था, फिर ये प्रवरपुर ले जाता है। और यही बात मैंने यहां पर आपको बताया है कि प्रारंभिक राजधानी जो है ये नंदीवर्धन था, बाद में ये प्रवरपुर ले जाता है। तो सवाल ये बनेगा यहां पर कि जो प्रवरपुर को राजधानी किसने बनाया, कौन सा ऐसा वाकाट का शासक था जो राजधानी को नंदीवर्धन से प्रवरपुर ले गया, या जिसने प्रवरपुर को राजधानी बनाया? तो आपका आंसर होगा पृथ्वीसेन सेकेंड। ये खुद भी एक बहुत बड़ा विद्वान स्कॉलर था, तो इसने एक बुक लिखी सेतुबंध, और ये बुक किस लैंग्वेज में है? प्राकृत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी सवाल बनता है, ये भी सवाल बनता है। देखिए जो सवाल बनता है मैंने ये अश्वमेध यज्ञ का लिख दिया, यहां पर प्रवरसेन फर्स्ट के बारे में, प्रवरसेन सेकंड के बारे में, जो कि राजधानी को ले जाता है नंदीवर्धन से प्रवरपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, और खुद स्कॉलर है। कौन सी किताब लिखी? सेतुबंध। किस लैंग्वेज में लिखी? तो प्राकृत में, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और भी सवाल यहां बनता है क्या कि इसके दरबार में कालिदास आए थे। कालिदास मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कालिदास कौन थे? आप जानते हैं कि आपको गुप्ता पीरियड में एक शासक मिलेंगे चंद्रगुप्त सेकेंड, और उन्हें चंद्रगुप्त सेकेंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा गया। ठीक है, उनकी उपाधि थी विक्रमादित्य। और कालिदास उनके 9 रत्नों में से एक थे, यानी 9 ज्वेल्स में से एक थे। 9 रत्नों में से एक थे। कौन? कालिदास। तो कालिदास भी प्रवरसेन के दरबार में आए, कोर्ट में आए। ये तीनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट। रुद्रसेन सेकंड के बारे में, बस ये दामाद था, सन इन लॉ था किसका? उसी चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, या चंद्रगुप्त सेकंड भी आप कह सकते हैं, जिसके दरबार में कालिदास आए थे। और सर्वसेन जो है वो लास्ट शासक है, लास्ट रूलर है। तो वकाटका के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। बस जल्दी जल्दी, ये सामंत थे। वकाटक कौन थे? सातवाहनों के सामंत थे। सातवाहन पोस्ट मौर्यन पीरियड में थे, मौर्योत्तर काल में देशी ताकत के रूप में उभर कर आए थे। सबसे पहले जब देशी ताकतों की बात करते हैं, मौर्यों के उत्तराधिकारी या मौर्यों के सक्सेसर के रूप में, तो इधर आपको नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है यहां पर शुंग डायनेस्टी, वहीं उसी को रिप्लेस करेगा कण्व डायनेस्टी। और साउथ इंडिया में कण्वों के बाद यही पे आ जाएगा। ठीक है, पहले शुंग आएगा, फिर आएगा कण्व, और फिर साउथ इंडिया में आप देखेंगे सातवाहनों को, और सातवाहनों को ही रिप्लेस करके आते हैं ये वकाटक। इसलिए वकाटक जो हैं ये सातवाहनों के कौन है? फ्यूडेटरी हैं, सामंत हैं। टेरिटोरी इनका विदर्भ, और खासकर विदर्भ में बरार का क्षेत्र जो है। और प्रारंभिक कैपिटल नंदीवर्धन, बाद का कैपिटल जो है प्रवरपुर। प्रवरपुर कौन ले गया था? तो यहां मैंने बता दिया। हाँ देखिए, प्रवरसेन सेकंड ले गया प्रवरपुर। प्रवरसेन के नाम से ही है ना, नंदीवर्धन से प्रवरपुर ले जाता है प्रवरसेन सेकंड। ठीक है, ब्राह्मण थे ये, विष्णु वृद्धि गोत्र के। और अजंता की जो गुफाएं हैं 16, 17 और 19, इनका कंस्ट्रक्शन हुआ था वकाटका डायनेस्टी के समय में ही। आ सकता है कि कौन सी ऐसी गुफा थी, हाँ इसमें से कोई एक दे देगा, 2 दे देगा, या तीनों दे देगा कि इनका निर्माण किस वंश के समय में किया गया। तो आप ध्यान देंगे वकाटकों के समय। फाउंडर कौन है? संस्थापक विंध्य शक्ति। प्रवरसेन फर्स्ट के बारे में सम्राट टाइटल था। हाँ, सम्राट किसका टाइटल था? प्रवरसेन। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए? बार बार उसको ध्यान देना है। 4 अश्वमेध यज्ञ किया प्रवरसेन ने। ठीक है, इन दोनों को नहीं पढ़ना है, रुद्रसेन फर्स्ट, पृथ्वीसेन फर्स्ट को। प्रवरसेन सेकंड के बारे में ये नंदीवर्धन से कैपिटल ले जाता है प्रवरपुर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये खुद भी एक बहुत बड़ा विद्वान स्कॉलर है, किताब लिखी सेतुबंध किस लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज में, बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रवरसेन सेकंड के बारे में तीसरी यहां पर जानकारी जो है कि कालिदास इनके कोर्ट में आए। ठीक है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिदास कौन थे? आप गुप्ता पीरियड में देखेंगे कि गुप्त पीरियड में चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, जो सबसे माना गया कि महान शासक के रूप में उनको देखा गया गुप्त डायनेस्टी के, गुप्त वंश के, तो उन्हीं के ये कालिदास जो थे 9 रत्नों में से एक थे। अब उसके बाद रुद्रसेन सेकंड सन इन लॉ थे, दामाद थे किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड जिनके दरबार में कालिदास है, और सर्वसेन जो है वो अंतिम रूलर है। तो ये देखिए 3 इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4, और यहां से भी आपको सवाल बन सकता है जनता केव। ठीक है, और यहां से टेरिटोरी पर्टिकुलरली कहां था, तो ये सब किसके फ्यूडेटरी थे, ये सब सवाल बनेगा। और ये आपको संस्थापक से सवाल बन सकता है। ठीक है, ये तो सवाल कई बार पूछा गया है, इसलिए इस पे ध्यान देना है। ये सब सवाल पूछे गए हैं, इस पे ध्यान देना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.